हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं श्रीमती प्रेम परिहार एफएम डिपार्टमेंट से और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, जिसमें हमने जाना था कि कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या औचित्य है, कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचार क्या हैं, अर्थशास्त्र किस की परिभाषा क्या दी है कौटिल्य ने, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के राजनीतिक आधार क्या हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और क्षेत्र के बारे में जाना हमने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानकारी ली और आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के उत्पादन के साधन संबंधी विचार, जिसमें कौटिल्य ने 6 तरह के विचार अपने व्यक्त किए हैं, जिसमें भूमि एवं कृषि संबंधी विचार, पशुपालन संबंधी विचार, उद्योग संबंधी विचार, श्रम संबंधी विचार, व्यापार संबंधी विचार, पूंजी एवं व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी विचार, इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। भूमि तथा कृषि संबंधी कौटिल्य के विचार। कौटिल्य काल में अर्थशास्त्र का संपूर्ण सामाजिक ढांचा कृषि पर आधारित था और आर्थिक पुनर्निर्माण का काम उस दौरान चल रहा था। इसी कारण कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि एवं भूमि संबंधी समस्याओं पर व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए हैं, जो आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। कौटिल्य काल में भूमि का अधिकांश भाग राजा के अधीन होने से अर्थव्यवस्था में कृषि के 2 ही स्वरूप थे, राजकीय कृषि फॉर्म और व्यक्तिगत कृषि फॉर्म। राजकीय भूमि अथवा राजकीय कृषि फॉर्म कौटिल्य के अनुसार राजकीय भूमि पर श्रमिकों, दासों अथवा बंदियों को कार्य पर लगाकर उनसे कार्य करवाने का दायित्व कृषि अध्यक्ष का था। कृषि कार्य में सरकारी यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग होता था। कृषि अधीक्षक या सीताध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, उसका ये काम था कि हल, औजारों, बैल, उपकरणों की कमी से खेती का काम न रुके। सरकारी भूमि को बटाई पर देने की व्यवस्था भी थी। जो किसान अपनी ओर से बीज, बैल और औजार लाते थे, वह कृषि उपज का आधा भाग तथा कृषि उपकरण, बीज, बैल आदि यदि सरकार द्वारा दी जाती थी तो उसे कृषि उपज का 1/3 भाग या 1/4 भाग लेने का अधिकार होता था। व्यक्तिगत कृषि फॉर्म, जिसे हम निजी कृषि भी कहते हैं, जो किसान अपनी निजी खेती करते थे, उन्हें अपनी कृषि उपज का 1/6 भाग यानी उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। दान में दी गई भूमि पर कर नहीं लगता था। सरकार द्वारा भूमि संबंधी लेखा जोखा और आंकड़े रखने के लिए किसानों पर अधिकारी, नियामक आदि लगाए जाते थे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र विकास के लिए अनेक योजनाएं भी उस काल में थी। सिंचाई, यद्यपि कृषि का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर करता था, फिर भी तालाबों, कुओं, नहरों आदि से सिंचाई की व्यवस्था कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। राज्य सिंचाई के अलग अलग साधनों के अनुसार सिंचाई कर का निर्धारण होता था। राज्य सरकार का काम बांध निर्माण करना, बांधों से सिंचाई की अतिरिक्त आय जो होती थी वह सरकार की होती थी, राजा की होती थी। बांधों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई थी। कृषि भूमि का विस्तार।
कृषि उपज बढ़ाने हेतु कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जंगलों को साफ कर, ऊसर भूमि को साफ कर कृषि क्षेत्र का विस्तार करने का तरीका बताया है। जनपदों की स्थापना, जंगलों को साफ करके उससे प्राप्त भूमि पर जनपदों की स्थापना करने, जनसंख्या को बसाने और बसने वालों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कर कृषि साधनों तथा सरकारी आय को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई थी। पशुपालन संबंधी विचार। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में पशुपालन के संबंध में न केवल विभिन्न प्रकार की पशु नस्लों का उल्लेख किया है, वरन सरकारी पशुओं को चराने वाले ग्वालों की मजदूरी का निर्धारण करने तथा पशुओं के खाने पीने के प्रबंध में क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कानून की व्यवस्था भी की है। पशुओं की बीमारी से रक्षा करने हेतु वैद्य तथा उनकी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सेना होती थी। हाथी को मारने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। उद्योग संबंधी विचार। उद्योग संबंधी विचार में यह बताया गया है कि अधिकतम उत्पादन करना, अधिकतम राज्य आय उत्पन्न करना और अधिकतम जनहित का काम करना, ये प्रमुख आर्थिक नीति संबंधी तथ्य होते हैं। इन पर ही राजा को ध्यान देना चाहिए। उद्योगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बड़े उद्योग, बड़े उद्योगों के अंतर्गत खानों, सागर, खनिजों तथा नमक उद्योग को लिया जाता था। कौटिल्य के अनुसार जिस खान से बहुत अधिक श्रम लगता हो और बहुत अधिक व्यवस्था करनी हो, उसे उत्पादन के एक निश्चित भाग अथवा एक निश्चित किराए पर दे देना चाहिए तथा जिन खानों की व्यवस्था एवं व्यय कम हो, उन्हें राज्य को स्वयं संचालित करना चाहिए। लघु उद्योग। लघु उद्योगों के बारे में यह विचार दिए गए हैं कि सोने, चांदी एवं बहुमूल्य धातुओं के आभूषण तैयार करने को स्वर्णाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। सोने और तांबे के सिक्के तैयार करने वाले के लिए लक्षणाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। सूत एवं रस्सा तैयार करने वालों के लिए सूत्रा अध्यक्ष की, मापतोल के बाट और उनके मानक तैयार करने के लिए पोतवाध्यक्ष। इसी प्रकार सूरा बनाने वाले कारीगरों से शराब तैयार करवाने वालों को सूराध्यक्ष कहा जाता था। इन 5 प्रकार के अध्यक्षों की नियुक्ति कर लघु उद्योगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता था। राज्य हित में इनसे कार्य करवाए जाते थे। लघु उद्योगों पर निजी उद्यमियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण होता था। स्वतंत्र व्यापारी मजदूरों एवं कारीगरों से वस्तुओं को बनवाते थे और बेचते थे। कौटिल्य के श्रम संबंधी विचार। कौटिल्य के श्रम संबंधी विचार आधुनिक व्यवस्था से मेल खाते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो लोग षड्यंत्र कर कारीगरों के काम का स्तर गिराएंगे, उनकी आमदनी में बाधा पहुंचाएंगे अथवा उनके उत्पादनों की खरीद बिक्री में बाधा डालेंगे, उन पर 1000 पण का जुर्माना होगा। कौटिल्य के अनुसार मजदूरी के भुगतान में आपस में तयशुदा मजदूरी देनी होगी। मजदूरों को उसे स्वीकार करना होगा। मजदूरी का भुगतान न करने पर उसकी राशि का 10 गुना अथवा 6 पण जुर्माना देना होगा। मजदूरी हजम करने पर उस राशि का 5 गुना अथवा 12 पण जुर्माना देना होगा। पण जो है वो एक मुद्रा थी उस जमाने की। तो श्रम के संबंध में, मजदूरी के संबंध में भी
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार रखे गए हैं। राज्य कर्मचारी को काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र अथवा पत्नी को वेतन आदि दिए जाने का भी प्रावधान था। जैसा कि आज के टाइम में भी हो रहा है कि राज्य कर्मचारी अगर काम पर रहते हुए मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके पुत्र या पत्नी को उसकी जगह नौकरी भी देते हैं, पेंशन भी देते हैं। तो ये प्राचीन काल की व्यवस्थाओं से ही हमने सीखा है। स्त्री श्रमिकों को अपने जीविकोपार्जन हेतु कार्य करने की दशा में उचित मजदूरी और वेतन दिए जाने का प्रावधान था। साथ में पर्दे में रहकर काम करने वाली महिला श्रमिकों को और जिनके पति विदेश गए हों, जो विकलांग हैं या अविवाहित हैं या अपना स्वयं का पेट भरने के लिए काम करे, तो कार्याध्यक्ष उसे सूद कतवाने का काम करवाएंगे और उनसे सत्कार पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, यानी कि उचित व्यवहार किया जाएगा। इस जमाने में भी श्रमिक संघ को मान्यता थी, यानी श्रम संघ जो है हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। कौटिल्य के समय में श्रम संघों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अतः श्रमिक संघों के लिए नियमों के अंतर्गत कार्य करने के आदेश दिए गए थे और नियमों के उल्लंघन कर कार्य करने पर दंड के प्रावधान थे। अर्थशास्त्र में कुछ संघों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बढ़ईगिरी संघ, खनन कामगार संघ आदि प्रमुख हैं। इन श्रमिक संघों को मजदूरी निर्धारण, कार्य के विभाजन तथा श्रमिकों की सामूहिक समस्या को निपटाने का काम करना होता था। अनुबंध के अभाव में कई बार खेतीहर को उसकी फसल का, पशुपालक को उसके घी का, व्यापारी को उसके बिक्री का 10वां भाग राज्य को देना होता था। दासों पर अत्याचार को रोकने की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के नियम बनाए गए थे। कुल मिलाकर के उस समय में भी श्रम के संबंध में आदर्श और उचित विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। व्यापार संबंधी विचार। क्रय विक्रय का कार्य व्यापार का आधार होता है। यह कार्य प्रमुख लोगों की साक्षी में होने का विधान था। वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में उल्लेख किया जाता था। खेत, बाग, तालाब आदि का मूल्य गांव के मुखिया और अन्य बड़े बुजुर्ग पुरुषों के सामने नीलामी पद्धति से उनकी हैसियत के मुताबिक नियमानुसार और उचित मूल्य तय किया जाता था। मुद्रा व्यवस्था। क्रय विक्रय का कार्य मुद्रा के उपयोग से सुविधाजनक हो जाता है। इस कारण कौटिल्य ने मुद्रा के 2 कार्य विनियमन का माध्यम तथा कोष में धन संग्रह का विधिग्राह्य माध्यम, ये मुद्रा के 2 कार्य बताए हैं। प्रमाणिक सिक्का, जैसा मैंने पहले भी कहा, पर्ण होता था उस समय। प्रमाणिक जो उसका सिक्का था, जैसे आज का रुपया है, उस समय पर्ण होता था, जो पूर्व निर्धारित चांदी, तांबा, शीशा आदि के मिश्रण से बनाया जाता था। यह स्वर्ण विनिमय मान का ही एक प्रारंभिक रूप था, क्योंकि सांकेतिक सिक्कों का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित होता था। यानी मुद्रा व्यवस्था थी उस समय भी। स्पष्ट है कि कौटिल्य काल में मुद्रा व्यवस्था सरल और सुविधाजनक तथा लोचदार थी। मापतोल की अनेक प्रणालियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। मापतोल के बाटों पर चिन्ह लगे होने तथा उनकी जांच अधिकारी के लिए एक विशेष प्रकार का अधिकारी नियुक्त होता था, जो उसकी निगरानी करता था, जांच करता था, चिन्ह लगाता था। उसे पटवाध्यक्ष कहते थे।
हीरा तोलने की इकाई को तंडुल कहा जाता था। इस प्रकार हर एक चीज के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। वस्त्र की लंबाई मापने, तराजू आदि के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे। बाजार संगठन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन बाजार व्यवस्था का विवेचन किया गया है। थोड़ी सी चोर बाजारी करने पर दुकानदार दंड का भागी होता था। यदि किसी कार्य से अधिक लाभ मिलता है और उससे प्रजा को नुकसान होता है तो राजा इस प्रकार के कार्य को करने से मनाही कर सकते थे। लाभ का नियम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय उत्पादित वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% का लाभ लेने का विधान बताया गया है। वस्तु बाजार में अतिरिक्त स्थान पर बेचना वर्जित होता था। कोई भी व्यक्ति निर्धारित लाभ से अधिक लाभ नहीं ले सकता था। यानी कि प्राचीन काल में भी एक बाजार या स्थान बनाया गया था निश्चित, वहीं आपको वस्तुएं बेचनी थी, वहीं आपको विक्रय करना था और तय नियमों के अनुसार, तय लाभ के अनुसार आपको काम करना होता था। अगला है व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में विचार। व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में कौटिल्य द्वारा अनेक तरह के विचार और नियम बनाए गए थे, जिसमें जिस पुरुष की संपत्ति के साक्षी नहीं मिलते हैं पर वह उसका लगातार भोग करता आ रहा है, तो यह बात ही उस संपत्ति का उस पर अधिकार देने के लिए पर्याप्त होती थी। कोई साक्षी नहीं है लेकिन वह उसका उपभोग कर रहा है तो वह संपत्ति उसी की मानी जाती थी। दूसरा नियम यह बताया गया है, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा भोगी जाने वाली अपनी संपत्ति का 10 साल तक प्रभाव नहीं करता है, 10 साल तक उसकी निगरानी ही नहीं करता है, उसको ध्यान ही नहीं देता है, तो वह संपत्ति जो उसका उपभोग कर रहा है उसी की मानी जाएगी। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार पूर्णतः अनियंत्रित नहीं था, पर उस पर सरकार के नियंत्रण का विधान था। व्यक्तिगत संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं था, केवल करदाता व्यक्ति ही संपत्ति को बेच सकता था। जो भूमि दान में मिली हो वह भूमि केवल ऐसे ब्राह्मण को ही गिरवी रखी जा सकती थी, बेची नहीं जा सकती थी। मृत्यु पर संपत्ति का बंटवारा। माता पिता दोनों अथवा केवल पिता के जीवित रहते हुए पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था। पिता की मृत्यु पर ही पुत्र संपत्ति का बंटवारा करने के अधिकारी होते थे। जिस संपत्ति का कोई अधिकारी नहीं होता था उस संपत्ति को राज्य अपने अधिकार में ले लेता था। यानी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में स्पष्ट निर्देश और नियम बनाए गए थे। कौटिल्य के ऋण एवं ब्याज संबंधी विचार। कौटिल्य ने कहा है कि ऋण हेतु 2 साक्षी होने चाहिए और ये साक्षी विश्वास पात्र, पवित्र चरित्र वाले और दोनों पक्षों को मान्य होने चाहिए। 100 पर्ण पर 1.25 पर्ण तक का ब्याज लेना उचित होता था। यानी ब्याज कितना लेना है यह भी उस समय तय किया गया था, नियमानुसार बताया गया था कि इतनी राशि पर इतना ही ब्याज आपको लेना है। 10 वर्ष तक अगर कोई ऋण वसूल न करे तो करदाता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर ऋण लेने वाला मर जाए तो पुत्रों से ऋण वसूल होता था, लेकिन पत्नी उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य नहीं होती थी। बहुत स्पष्ट विचार दिए गए हैं ऋण और ब्याज के संबंध में। लेकिन यदि जुआ खेलने और इनके लिए अगर कोई ऐसा लिया जाता था तो उसके लिए कठोर दंड का विधान होता था। जीतने वालों से भी कर लिया जाता था।
यानी इस तरह की गतिविधियां होती थी, पर वो कठोर दंड उन पे था और कठोर ब्याज भी लिया जाता था, कठोर कर भी उनसे लिया जाता था। सार्वजनिक वित्त के संबंध में कौटिल्य के विचार। कौटिल्य के अनुसार राज्य की मजबूती, सुरक्षा और कल्याण के लिए राजकोष की पर्याप्तता बहुत निर्भर करती है। अतः उसे राजा को राजकोष में वृद्धि करने की सलाह दी और बताया कि अल्पकोष के कारण ही राजा एवं प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य राजा एवं प्रजा को 4 पुरुषार्थों में सहयोग देना है और उन्होंने कोष की हानि के 8 कारण बताए हैं, जिसमें प्रतिबंध प्रयोग, व्यवहार, अवस्तार, परिहायन, उपभोग, परिवर्तन एवं अपहार, इनके बारे में जानकारी दी है।